हेलो एवरीवन। आज से हम उस दिन जहाँ हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इससे आगे हम आज बढ़ेंगे। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। एंड अगर बुक्स होगी तो अंडरलाइन करते रहना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ियों की संख्या। इसका अर्थ ये है कि एक इकाई में, मतलब जैसे मैंने बताया था, पिता, पुत्र और उनके पोते। तो एक इकाई में कम से कम 3 पीढ़ियाँ होती हैं, पिता, पुत्र और। तो इसमें देखो यहाँ पे कहा गया है, मैंने अंडरलाइंस कर रखी हैं। इसमें बताया हुआ है कि जैसे पिता वंश परंपरा वाली व्यवस्था में एक पुरुष, उसके विवाहित बेटे और उसके पोते मिलकर संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बता दिया अभी आपको कि हाँ, पिता, पुत्र और पोते, तो यही है। एक ही पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ होती हैं ये। तो इसमें ये बता रखा है एक इकाई में पाए जाने वाली पीढ़ियों की संख्या। तो कम से कम 3 पीढ़ियाँ तो स्टार्ट होती हैं। और माता के वंश में भी यही व्यवस्था होती है। महिला होती है, उसकी विवाहित पुत्रियाँ होती हैं और उसकी पुत्रियों की पुत्रियाँ मिलकर संयुक्त परिवार का निर्माण करती हैं, संभव होता है। तो आगे हम आगे करेंगे। इसको जितनी जल्दी ख़त्म करती उतना सही, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। उसके बाद करते हैं संयुक्त परिवार में भागीदारी। संयुक्त परिवार में भागीदारी, एल जी बेली, मतलब इन पे नहीं करेंगे, फर्स्ट यहाँ से करेंगे। समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार शब्द के प्रयोग को नातेदारों के उस समूह तक सीमित रखा है जिनकी संपत्ति पर स्वामित्व बनता हो। मतलब इसका यही अर्थ है कि जिनका संपत्ति पर स्वामित्व बनता हो वही संयुक्त परिवार में सम्मिलित होते हैं, उनके सदस्य ही होते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं वो प्राय उस संयुक्त परिवार में हिस्सा नहीं होती हैं संपत्ति के लिए। तो संयुक्त परिवार को ऐसे समूह कहा जाता है जिसकी रचना वयस्क पुरुष, सहवादी और उनके आश्रित व्यक्तियों द्वारा हो। मतलब इसमें यही बात कही गई है कि जो पुरुष सदस्य हैं संयुक्त परिवार में, उनकी जो संपत्ति होती है, उन्हीं को संपत्ति में जो भागीदारी होते हैं उन्हीं को ही पुरुष परिवार के सदस्य माना जाता है। जो उसके सदस्य हैं, पुरुष सदस्यों की पत्नियां और उनके छोटे बच्चे इन पर आश्रित माने जाते हैं। जो पुरुष की जो पत्नियां होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं उन पर, अपने पिता पर, स्त्रियां जो होती हैं अपने पति पर, और बच्चे जो होते हैं अपने पिता पर आश्रित माने जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। सहवादी वर्ग में महिला सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें मैंने पहले बता दिया कि जो महिलाएं होती हैं उसमें शामिल नहीं किया जाता, वो केवल उस पुरुष वर्ग पर सिर्फ आश्रित होती हैं। किसके लिए? आवास के लिए और भरण पोषण के सिर्फ अधिकार उनका होता है। उनका आवास का अधिकार होता है और भरण पोषण का अधिकार होता है। सन 1947 में महिलाओं को भी वही अधिकार देने का प्रयास हुआ, यानी हिंदू विधवा का पति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पर वही अधिकार हुआ जो उसके पुत्र का हो। इस अधिनियम के अनुसार पत्नी जीवन भर पति की केवल अचल संपत्ति की आय की हकदार मानी गई है। अचल संपत्ति मतलब होता है जैसे भूमि और भूमि संबंधित है ये। उसके बाद सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित होने तक पितावंशी हिंदुओं में विरासत की 2 पद्धतियाँ थीं। विरासत की पितावंश में 2 पद्धतियाँ थी। पहली पद्धति थी जिसे मिताक्षर पद्धति कहा जाता है, जिसे ज़्यादा क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है। इसमें यह है कि पुत्र के जन्म लेते ही, पुत्र के पैदा होते ही वो जो संपत्ति है, वो जो पिता की संपत्ति है, वो जन्म से, जैसे पुत्र का जन्म होता है, वो संपत्ति पुत्र की हो जाती है, पिता से पुत्र को हो जाती है, जन्मजात अधिकार मिल जाता है। और पिता की इस संपत्ति और जन्मजात अधिकार मिल जाता है। पिता की संपत्ति के किसी भी हिस्से को किसी भी पुत्र के हितों के विरुद्ध, मतलब पिता उस संपत्ति को अपने बेटों के विरुद्ध किसी को भी
नहीं दे सकता, ये बात की गई है। और दूसरी पद्धति के अंतर्गत ये बात कही गई है जिसे दया भाग पद्धति कहा जाता है, जिसे बंगाल और असम में मान्यता प्राप्त है कि पिता पूर्वजों की संपत्ति के अपने भाग का स्वामी होता है। मतलब जो पूर्वजों की संपत्ति है उसे मिली है, वो अपने भाग का स्वामी होता है, जितना उसे पार्ट मिला हुआ है, और वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति को किसी को भी उसका अधिकार होता है, उसका मन है वो दे भी सकता है और उसका मन है नहीं भी दे सकता। तो इसमें यही बात की गई है कि पिता, पहली पद्धति में याद रखना कि पुत्र के पैदा होते ही पूर्वजों की संपत्ति पर या पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। दूसरी पद्धति में पिता के जो अपना भाग होता है वो उसका स्वामी होता है और अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को किसी को भी अधिकार में दे सकता है और नहीं दे सकता, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। उसके बाद पढ़ेंगे पिता वंश हिंदुओं में कुछ चल संपत्ति विवाह के अवसर पर कन्या को स्त्रीधन के रूप में देने का रिवाज है। स्त्रीधन जो ये मान्यता प्राप्त है कि स्त्रियों का ये जो स्त्री शादी के वक्त जो स्त्री को धन दिया जाता है उसको स्त्री धन कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पास हो जाने के बाद विरासत की समान पद्धति लागू हुई। मतलब समान पद्धति विरासत की लागू हुई, जिसमें ये कहा गया कि यदि हिंदू पुरुष ने मरने से पूर्व, मतलब मरने से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया, किसी को नहीं दी उसने संपत्ति, तो उस संपत्ति पर उसके पुत्र, उसकी पुत्री और विधवा और माता पिता को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर पिता ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, याद रखना, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पास जब हुआ था तो उसमें समान पद्धति लागू हुई है कि यदि पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा समान रूप से नहीं किया, मतलब वसीयत नहीं की है किसी के नाम पे, तो उसके मरने के बाद उस संपत्ति पर पुत्र का भी अधिकार होगा, पुत्री का भी अधिकार होगा और उसकी पत्नी का भी अधिकार होगा बराबर रूप से। विरासत और उत्तराधिकारी के मामले में पुरुष और महिला उत्तराधिकारी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। इस अधिनियम की एक खास बात यह है कि अगर किसी हिंदू महिला के पास कोई ऐसी संपत्ति हो जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व हो, पूर्ण अधिकार हो, तो उसे ये अधिकार है कि वह उसे जिसे चाहे दे। अगर स्त्री के पास कोई ऐसी संपत्ति है तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे जिस मर्जी को दे। इस अधिनियम में महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक है। महिलाओं मतलब इसमें महिलाओं को अपने पिता और पति की संपत्ति, पिता की संपत्ति पे भी अधिकार है और पति की संपत्ति पे भी अधिकार है महिलाओं को। उसके बाद फिर भी महिलाओं को जो लाभ दिया गया है वो पुरुषों को मिलने वाले लाभ की अपेक्षा सीमित है। मतलब जब तक पुरुष है, जब तक पति है, तब तक उसको सीमित जो अधिकार है वो सीमित है, लेकिन उसके मरने के बाद उस धन पर स्त्री का पूरा अधिकार हो जाता है, क्योंकि पुरुष इसमें वही बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार के सहवादी परिवार इकाई के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है, किनमें संयुक्त परिवार, इस पर ये भी ऐसी बात की गई है। तो यहाँ पढ़ेंगे संयुक्त परिवारगत जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं और इस संस्था के प्रचलन की व्यापकता। इसका मैंने आपको नज़र आ रहा है, हाँ। तो हमने संयुक्त परिवार पर एक दृष्टि से विचार किया है कि क्या साझेदारी की जाती है, कौन साझेदारी करता है। हमने इस बात पर समझदारी, मतलब इसमें ये बात की गई है कि संयुक्त परिवार के निर्माण में सहायक अनेक कारणों को पहचाना जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि ये बात सिर्फ इसकी डेफिनेशन के लिए, इसमें कोई निचोड़, इसका हम आगे पाठ देखेंगे। इसमें ये बात की गई है परिवारगत व्यवस्था के टूटने का सांस्कृतिक दृष्टि से स्वरूपित काल। परिवारिक जो व्यवस्था जो पहले संयुक्त परिवार होते थे अब वो एकल परिवार में बदल रहे हैं, तो इसकी बात की है। परिवार की एक व्यवस्था के टूटने या दूसरी व्यवस्था में बदलने का काल हर जाति समुदाय के क्षेत्र में भिन्न, मतलब हर परिवार में, हर काल में, जाति हो, समुदाय हो, क्षेत्र हो, हर परिवार में कहीं न कहीं
किसी न किसी स्थिति में परिवार टूटते ही हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है। कब कोई विवाहित लड़का या भाई परिवार से अलग होकर अपने आवास खान पान की अलग इकाई स्थापित कर लेगा, ये प्रत्येक परिवार में अलग अलग ही निर्भर करेगा। इसके बारे में कोई नियम लागू नहीं होता कि हाँ इसके इसी कारण से परिवार अलग होते हैं। तो यही बात है कि व्यवस्था का टूटना। इसके बाद आते हैं जनसंख्या कारण। जनसंख्या का अधिक होना, इससे भी परिवार अलग हो जाते हैं। दूसरा कारण है शिक्षा की गतिशीलता से जुड़े। शिक्षा के प्रभाव से भी कोई लोग पुराने लोगों को या पुरानी गतिविधियों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात की गई है शिक्षा के प्रभाव से स्थानांतरित गतिशीलता व्यवस्था की विविधता में, मतलब वही बात की गई है शिक्षा के कारण भी परिवर्तन जो हुए उससे भी परिवार कहीं ना कहीं ये कारण निर्भर करते हैं परिवार के टूटने या संयुक्त परिवार में एकल परिवार में बदलने का। उसके बाद आते हैं व्यापकता। अब आइए परिवार में पाई जाने वाली भिन्नता की चर्चा के बाद संयुक्त परिवार के प्रचलन की व्यापकता पर दृष्टिकोण करें। व्यापकता, इसमें ये बात की गई है कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर हुए 76 अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए पॉलिन कोलेंदा है ने भारत में संयुक्त परिवार की व्यापकता पर बल दिया है। मतलब संयुक्त परिवार की व्यापकता, मतलब संयुक्त परिवार है, अभी संयुक्त परिवार अभी संख्या में है, मौजूद है, तो उस पर बल दिया है उन्होंने कि संयुक्त परिवार अभी भी हैं, चाहे शहरों में देख लिया जाए चाहे गाँव में देख लिया जाए। इसमें इन अध्ययनों में कोलेंदा ने पाया है कि वंशागत मैंने बताया था कि जो माता पिता के साथ विवाहित बच्चे और उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, माता पिता फिर विवाहित बेटे फिर उनके अविवाहित बच्चे, ये वंशागत होता है। और शाखीय मैंने बताया था कि भाई की पत्नी फिर भाई की पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। दोनों प्रकार के संयुक्त परिवार व्यवस्था कुलीन जातियों लोगों में अधिक व्यापक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है उच्च जातियों में ज़्यादा मानी जाती है। आपने देखा होगा ठाकुरों में ज़्यादातर ये होता है कि कहीं कहीं पर मेरे दृष्टि से तो, क्योंकि मैं नॉर्मली गांव जाती हूँ तो वहाँ बड़ी संख्या में ये देखने को मिलता है कि जो संयुक्त परिवार हैं ठाकुरों में ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं मिलती, उनमें ज़्यादातर एकल परिवार होते हैं या मूल परिवार होते हैं। उनमें आर्थिक दृष्टि से गरीब और अछूत वर्गों के लोगों में इस व्यवस्था का प्रचलन नगण्य, मतलब ना के बराबर है। उनमें ऐसा नहीं है कि परिवार बहुत ज़्यादा सदस्य हों। उसके बाद आता है संयुक्त परिवार के अनुपात में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर पाया गया है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश इसमें बताया गया है कि कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में संयुक्त परिवार प्रचलित में है। तो यहाँ बताएगा मध्य प्रदेश में, पश्चिमी में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र राजस्थान, ये भी याद कर लेंगे ना। महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र में संयुक्त परिवार की व्यवस्था अधिक मिलेगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे वंशागत हो गया, संयुक्त परिवार हो गया। उसके बाद करेंगे भारत के विभिन्न समूहों और स्थानों में सामान्यतः संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के समय भी अंतर दिखाई देता है। मतलब उनमें अंतर कहीं ना कहीं अंतर पाए जाते हैं। तो उसमें वही बता रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं परिवार चक्र यहाँ से। तो इसमें पढ़ते हैं संयुक्त परिवारगत जीवन एक आदर्श। इसमें वही बताया गया है परिवार चक्र में, ये याद रखना परिवार चक्र में कि जो परिवार चक्र की बात की, एक चक्र है। पहले मैं आपको इसका बहुत लंबा विवरण दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके सिखाती हूँ। जैसे बहुत लोग पहले अलग हो गए, उन एकल परिवार थे, फिर वो अपने परिवार से अलग हो गए, मतलब पहले मानिए संयुक्त परिवार था, फिर वो अलग हो गए, उनमें एकल परिवार हुए, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों की शादी हुई, फिर वे संयुक्त परिवार बदल गए। तो ये जो परिवार चक्र है ये चलता रहता है। तो इसमें यही बात की गई, इसमें यही बात है परिवार चक्र की बात की गई है। इसका आपको बहुत लंबा मिलेगा, मैंने आपको इसमें समझा दिया। तो
इसमें यही बात है, परिवार और जो संयुक्त परिवार माने जाते थे वो आदर्श रूप में माने जाते थे कि बहुत आदर्शवादी हैं, जो जिनके भी संयुक्त परिवार देखे जाते थे। तो इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जल्दी जल्दी, वैसे इसमें कोई वो नहीं, मेरे पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको। बेटे की शादी और बहू के घर आ जाने के बाद मूल परिवार संयुक्त परिवार में बदल जाता है। जो मूल परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार में बदल जाता है। प्राय पिता की मृत्यु के बाद विवाहित बेटे मूल परिवार से अलग हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ऐसी आशा की जाती है, आंध्र प्रदेश की कोई भाग होगा वहाँ पे आशा की जाती है कि जो लड़के तब तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं जब तक कि परिवार के सभी बच्चों के शादी नहीं हो जाती। उसके बाद वह प्राय अलग रहने लग जाते हैं। इस प्रकार परिवार टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संयुक्त परिवार टूटकर अपेक्षाकृत छोटे परिवार इकाई में बदल जाता है। माता पिता इच्छा अनुसार किसी भी लड़के के पास रह सकते हैं और ज़्यादातर माता पिता बड़े लड़के के पास या छोटे लड़के के पास रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद है एक ऐसी, इसमें उदाहरण भी दे रखा है, एक ऐसी विधवा महिला जिसके अपने बच्चे ना हों, वह अपने भाई भाभी व बच्चों के साथ रहने आ सकती है। इसमें भी उदाहरण दे रखा है। उसके बाद आता है पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों में रहने के स्थान पर परिवर्तन के बावजूद ऐसी क्या बात है जो परिवार को जोड़े रखती है। इसमें ये बात की गई है। इसमें फर्स्ट में आपको लाइन बता देती हूँ। वह है पिता और पुत्र या भाइयों की गृहस्थी की एकता। पुत्र का परिवार एक दृष्टि से पिता के परिवार का ही विस्तार होता है। वह विस्तार में एक ही परिवार में माने जाते हैं। तो मैं आपको ये लाइन्स बता देती हूँ। फर्स्ट तो मैंने बता दी, वे वास्तव में एक ही परिवार में माने जाते हैं। ये वही परिवार है जिसमें नई आने वाली बहू को सम्मिलित किया जाता है। विवाह के परिणाम स्वरूप बनने वाले रिश्तों और परिवार की लड़कियों के प्रति औपचारिक, मतलब जो परिवार की लड़कियां होती हैं, जो लड़की की शादी हो जाती है तो परिवार की लड़कियों के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और जो पूरा परिवार चाहे वो दूर दूर ही रहते हों, लेकिन वो पूरा परिवार अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसमें ये चीज़ की गई है। इसके बाद है इसका एक प्रमुख कारण पारिवारिक संचालन में पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब इसमें ये बात की गई कि ज़्यादातर मामले में अगर लड़की जो विघटन, जो व्यवस्था, जो घर एकल परिवार जो बदलता है, संयुक्त परिवार से एकल परिवार जो बदलता है, उसमें जो टूटने की जड़ होती है वो ज़्यादातर स्त्री होती है। इसमें बात की गई है कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त परिवार का ही कई मूल परिवारों में विकास होता है जहाँ संचालन में पत्नी का ऊपर हाथ होता है। संचालन में पत्नी का हाथ रहता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे समूह में जहाँ पत्नी को कानून तलाक का अधिकार हो, ऐसे समूह में जहाँ पत्नी को कानून तलाक का अधिकार हो, जहाँ वधू मूल्य प्रथा हो, जहाँ स्त्री अपने माता पिता से आर्थिक या सामाजिक समर्थन मिलता हो, वहाँ एक परिवार से कई मूल परिवार बनने या एक परिवार के टूटने की पर्याप्त संभावना ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ पे इस लड़की को अपने मायके की तरफ से माता पिता की तरफ से आर्थिक और सामाजिक समर्थन मिलता हो, वहाँ ज़्यादा मात्रा में परिवार टूटने की संभावना बढ़ जाती है। समाजशास्त्रियों ने परिवार की प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया कि उनका कहना है कि प्रत्येक संरचना को विकास चक्र की अवस्था में ये रूप में देखना चाहिए। उनका मतलब यही मानना है कि पहले एकल परिवार होता है, पहले संयुक्त परिवार होता है, फिर वो एकल में बदल जाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो संयुक्त परिवार, ये प्रक्रिया चक्र चलता रहता है। इसमें यही बात की गई है। उसके बाद हम आते हैं संयुक्त परिवार अगर जीवन के आदर्श को सामाजिक समूह की एकता। मतलब इसमें ये बात की गई है, इसकी मैं आपको लाइन बता देती हूँ। मतलब परिवार के विकासात्मक चक्र की बात सभी सामाजिक समूह में समान रूप से लागू नहीं होती। दस्तकारों के समूह में संयुक्त परिवारगत जीवन की शैली के कारण आर्थिक रूप से संगठन में दृढ़ता आती है। इसमें यहाँ से आपका मेन है, इसमें ये बात की गई है कि जो संयुक्त परिवार है वो कहीं ना कहीं अब क्या कारण है कि जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में बदल रहा है। इसमें ये बात की गई है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो
कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या कारण है कि वो एक से है। तो यहाँ पे मैं इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सेनापुर के भूमिहीन मजदूर चमारों को सेनापुर के भूमिहीन मजदूर चमारों को दिया जा सकता है। मैं आपको ये पूरी लाइन समझा देती हूँ। तो परिवार के विकासात्मक चक्र की सभी यहाँ से, मतलब इसमें बात की गई छोटे परिवार जो हैं, जैसे अछूत वर्ग हैं या निम्न जाति के वर्ग हैं, उनके ज़्यादातर परिवार आपको एकल परिवार मिलेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर रहती है, इस वजह से वो एकल परिवार रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इसका सीधा यहाँ से स्टार्ट कर। सेनापुर के भूमिहीन मजदूर चमारों को दिया जा सकता है। जनसंख्या को आर्थिक कारणों से तथा परिवारों में महिलाओं की भूमिका और गतिशीलता के कारण से ऐसे समूह में संयुक्त परिवार का होना प्राय कठिन है। तो इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं। जनसंख्या कारण, फर्स्ट है जनसंख्या कारण। परिवार में जो छोटे परिवार हो उसमें जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी परिवार विघटन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। आर्थिक कारण, संपत्ति का अभाव होने के कारण ऐसे समूह के लोग परिवार की आय में योगदान उनके महत्वपूर्ण परिवार की आय में योगदान ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में बूढ़े लोग काम नहीं कर पाते हैं, उनके परिवार की आय ना के बराबर, मतलब आय नहीं, वो कोई भी ऐसा अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं आर्थिक तौर पे। तो कहीं ना कहीं ये भी इस तरह सब ये भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ता है, इसलिए भी आर्थिक कारण भी परिवार के विघटन का है। और दूसरा है महिलाओं की भूमिका। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण महिलाओं को घर से बाहर नौकरी करनी पड़ती है। इस प्रकार संयुक्त परिवार, जो परंपरागत संयुक्त परिवार का विभाजन हो जाता है, जिसमें महिलाएं गृहस्थी संभालती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। और आदमी बाहर काम करने जाते थे पहले, लेकिन अब ये पद्धति कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं और महिलाएं घर से बाहर निकलने लग जाती हैं, नौकरी करने लग जाती हैं, जिससे परिवार जिससे विघटन हो जाता है, उससे परिवार में बदल जाते हैं। उसके बाद है गतिशीलता। परिवार के व्यक्तियों को द्वारा अधिक लाभप्रद कमाई के अवसरों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के कारण भी संयुक्त परिवार का जीवन कठिन हो जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, अपने परिवार को लेकर वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इधर से उधर जाना पड़ता है, इससे भी परिवार विघटन हो जाता है। तो पहले एक परिवार में ही वो रह जाते हैं, संयुक्त परिवार लेकर नहीं चल पाता उनसे। उसके बाद है परिवार में परिवर्तन। यह है परिवार में परिवर्तन। तो संयुक्त परिवार में परिवर्तन और विघटन की प्रक्रिया के कारण क्या है? क्या कारण है संयुक्त परिवार के विघटन की प्रक्रिया के कारण? पहला है देखो आर्थिक कारण, दूसरा है शैक्षिक योग्यता। इसमें आपको बता देती हूँ, आर्थिक कारण वही मैंने बता दिया। इसमें ये बात याद रखना कि अंग्रेज़ों के समय की बात की गई है कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने एक तरह से हमारे ऊपर आधिपत्य भी किया, पर उन्होंने औद्योगिकीकरण भी किया, पूंजीवाद भी इसमें बढ़ा। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था को मुद्रा प्रचलन, मतलब नगद लेन देन की शुरुआत हुई। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के व्यवसायों के अवसर बढ़े, विविधीकरण बढ़ा। संचार और परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नति और कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कारणों ने प्रभावित किया। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था बढ़ी, परिवहन व्यवस्था बढ़ी, रेलगाड़ी बढ़ी, जिससे लोग गांव से बाहर निकलने लगे रोजगार की तलाश में। इस तरह भी इसने बहुत अंग्रेज़ों की ये जो उन्होंने स्टार्ट किया, ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। लोग इधर से उधर जाने पसंद करने लगे रोजगार के लिए। अंग्रेज़ों ने भारत में जिस आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की, उसने मुद्रीकरण की पद्धति को प्रोत्साहित किया, मतलब यानी वस्तुओं की सेवाओं के बदले में नगद भुगतान, उन्होंने ये व्यवस्था लागू की। अंग्रेज़ों ने सरकारी नौकरियों में रोजगार खोल दिए, अंग्रेज़ों ने सरकारी व्यवस्था उसमें रोजगार खोल दिए। उसके बाद है उन्होंने प्राय अपने परंपरागत व्यवसायों को, जो गरीब लोग आते थे, जो रोजगार के लिए आते थे गांव से, जिनकी अपनी खेती बाड़ी नहीं होती थी या होती भी थी, तो उन्होंने जो परंपरागत व्यवसाय थे वो छोड़ के शहरों में आकर बस गए और रोजगार उपलब्ध थे। इस कारण उन्हें पुरखों के घर से अलग होना पड़ा। ये लोग अगर विवाहित थे तो अपने बीवी बच्चों को भी साथ में ले आए, कुछ रिश्तेदारों को भी साथ में ले आए। उसके बाद है
आज़ादी के बाद व्यवसायों का विविध मतलब आज़ादी के बाद व्यवसाय इतना ज़्यादा बढ़ गए शहरों में, व्यवसायिक अवसर बढ़े, महिलाएं और पुरुष के बीच समानता बढ़ी, महिलाओं को देश के विकास में जोड़ने और विभिन्न प्रकार के पेशों की ओर आकर्षित करने की प्रेरणा मिली। जिन परिवार में पुरुष और महिला दोनों काम पर बाहर जाने लगे, वहाँ परिवार के सदस्यों के बीच संबंध जो थे कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगे। उसके बाद शैक्षिक योग्यता में आप याद रखना फर्स्ट कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही उच्च शिक्षा के अवसर लोगों के सामने आए। उच्च जातियाँ और समुदाय के लोगों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हुई। कुछ लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई। देश में बाल विवाह, महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार से वंचित रखना, विधवा के साथ बुरा व्यवहार करना, इस पर रोक लगी। जुड़े रीति रिवाजों को जारी रखने का विरोध किया गया, इस पर रोक लगी। शिक्षित युवक पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध न केवल बड़ी आयु में विवाह करने लगे, बल्कि उन्होंने पढ़ी लिखी लड़कियों को जीवन साथी बनाना शुरू कर दिया। मतलब शैक्षिक योग्यता की वजह से काफ़ी परिवर्तन हुए। शिक्षित लड़कियां पसंद करने लग गए। परिवार के मामलों में अशिक्षित या कम पढ़ी महिलाओं की अपेक्षा पढ़ी लिखी महिलाओं को विशिष्ट प्रकार का प्रभाव पड़ा। मतलब अब ज़्यादातर जो लड़के लोग थे वो अब शिक्षित की तरफ ज़्यादा बढ़े। उसके बाद है कानून कारण में इसमें याद रखना सती प्रथा का विरोध की कानून जब आया तो उसमें सती प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया। इसमें आपको यही डेफिनेशन मिलेगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट पर क्रम रोजगार, शिक्षा, विवाह, संपत्ति कानूनों ने कई तरह से परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया। कर्मचारियों के लाभ के लिए पारित भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया। संयुक्त परिवार पर सदस्यों की आर्थिक निर्भरता को समाप्त कर दिया गया। सन 1930 में हिंदू विद्या धन अधिनियम पारित किया गया, इसके द्वारा ये घोषणा की गई कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति अर्जित करे तो वह उसकी वैयक्तिक संपत्ति होगी, चाहे उसकी शिक्षा का खर्च संयुक्त परिवार नहीं उठाया हो। इसी समय अपनी कमाई हुई संपत्ति और संयुक्त परिवार के बीच भेद किया गया। मतलब कमाई हुई संपत्ति और संयुक्त परिवार के जो बीच भेद किया गया। उसके बाद सन 1947 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक कानून बनाया गया। ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक कानून बनाया गया जिसमें ये बात की गई थी कि पत्नी जिसके द्वारा पत्नी को पति की संपत्ति पर सीमित अधिकार है। मतलब पूरा अधिकार नहीं है, सीमित अधिकार है। जब पति की मृत्यु हो जाएगी तो उस पर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। बस इसमें यही बात की गई है। सन 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया 1929। इसके अनुसार लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु लड़की की 18 कर दी गई थी। पहले 1929 में जब ये बाल विवाह नियंत्रण कानून बनाया गया तो उस समय 18 कर दी गई थी लड़कों की, और लड़कियों की 14 कर दी गई थी। लेकिन बाद में संशोधन हुआ। इस अधिनियम के उद्देश्य महिलाओं को मेन उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। और भारत में कानून विवाह की न्यूनतम आयु अब जो है भारत में विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद शहरीकरण में यही बात की गई है कि शहरीकरण की प्रक्रिया ने भी पारिवारिक जीवन के ढांचे को प्रभावित किया। ये प्रक्रिया लोगों को देहाती इलाकों से बाहर ले गई। मतलब यही बात इसमें की गई है कि लोग अब शहरों से जो लोग गांव में थे वो शहरों में आने लगे रोजगार की तलाश में। जो गैर कृषि व्यवसाय में लग गए हैं अब वो लग चुके हैं। और उसको कहते हैं अब शहरी जीवन में जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या की विषमता, व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं। और ये कहीं ना कहीं अब लोग शहरीकरण की ओर आ रहे हैं। जैसे उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, छोटी बस्तियों में रहना पड़ता है सिर्फ रोज़गार की तलाश में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बड़े, मतलब वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी संख्या में नहीं आ सकते हैं शहरों में, बड़े संयुक्त परिवार साथ नहीं है क्योंकि उनका भरण पोषण ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह कालांतर में परिवार आकर सीमित होने लगता है, इसलिए परिवार कहीं ना कहीं शहरों में आकर सीमित होने लग जाता है। लेकिन
आगे चल के औद्योगिकरण होता है जब, तब परिवार कहीं ना कहीं लोग अपने परिवार पहले खुद आते हैं, फिर अपनी जगह बनाते हैं, फिर उसके बाद पैसे इंतज़ाम करते हैं, फिर से अपने परिवार को ले आते हैं और फिर साथ में रहने लग जाते हैं। फिर गांव से कहीं ना कहीं उनका नाता टूट जाता है। उच्च शिक्षा के अवसर, छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने के कुछ अन्य कारण हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। उच्च शिक्षा के अवसर जीवन में, यही कारण है जो गांव से लोग शहरों की ओर भागते हैं। उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं, जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिशीलता होती है, यहाँ कई काम मिल जाते हैं। और उसके बाद है और व्यक्तित्व को बढ़ता हुआ बोध, यानी इसमें अपनी और नज़दीकी रिश्तेदारों की जो महत्व, जो मतलब जो घर में पुराने जैसे गांव में सब एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन शहरों में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। शहरों में लोग कम अपने पड़ोसियों को मुश्किल से ही ना जान पाते, ये भी कम होती है, जानकारी भी एक दूसरे कहीं ना कहीं कम होती है, मतलब पारिवारिक आवश्यकताओं से बेखबरी रहती है वो जब शहरों में आ जाते हैं तो। लेकिन जो पड़ोसी नॉर्मली होते हैं, जो उस गांव संबंधित होते हैं, तो उसकी बात की गई कि जो पारिवारिक आवश्यकताओं से वो जो बेखबरी रहती है, रिश्तेदारों की बात की गई है। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं परिवर्तन संबंधी कारण जो संयुक्त परिवार को सदस्य बनाते हैं। यहाँ बात की गई है कि जो परिवर्तन हुए हैं, क्या कारण है कि जो संयुक्त परिवार को और मजबूत बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने वही बात की गई थी, अभी तक हमने यही बात की गई थी कि संयुक्त परिवार की संस्था पर विविध प्रभाव पड़ा है। इस संस्था की प्रमुख विशेषता यही है कि सहभोजन, सहवास, परिवार का बड़ा आकार। समाजशास्त्रियों ने परिवार में होने वाले परिवर्तन का जायजा लेते समय भी यही देखा कि संयुक्त परिवार कुछ पहलुओं को मजबूत बनाने का काम किया है। यहाँ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण बात की, जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि संयुक्त परिवार आकर बस गए शहरों में अपने पूरे परिवार को लेकर, वही बात इसमें पूरा बताया हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ जल्दी, फर्स्ट लाइन में यहाँ से पढ़ देती हूँ। अपने अध्ययन यहाँ से कहाँ, यहाँ पहले स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ, जो परिवार कभी गांवों से शहरों में आकर बस गए थे, आज भी उनके गांवों या छोटे शहरों में रहने वाले संयुक्त परिवार से गहरा संबंध है। आवास के स्तर पर परिवार से अपने को अलग करने और मूल परिवार स्थापित कर लेने के बाद भी शहर में स्थित परिवार पृथक या पूरी तरह से संबंधित इकाई नहीं बन पाते। ये परिवार नातेदारी और संयुक्त परिवार के प्रतिमानों का पालन करते हैं। ये बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि परिवार में होने वाले जन्म, विवाह, मृत्यु, बीमारी के अवसरों पर परिवार के सभी रिश्तेदार, नातेदार एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। कभी कभी शहरों में रहने वाले परिवार के सदस्य उपयुक्त अवसरों पर गाँव जाते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि शहरों में जो लोग आकर बस जाते हैं, कोई अवसर, शादी विवाह होता है, कोई बीमारी होती है किसी को गांव में, तो गांव में उनसे मिलने जाते हैं, उनको आर्थिक तौर पे जो दिक्कत आती है वो उसको देते हैं परिवार को। और दूसरा, ग्रामीण परिवार के सदस्य शहरी संबंधियों से के यहाँ होने वाले समारोह, संस्कारों और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए शहर आ जाते हैं। तो ये बात की गई है इसमें कि परिवार कहीं ना कहीं मजबूत है, लोग शहर में आके बस जाते हैं, लेकिन गांव से अपना तालमेल बिठा के रखते हैं। इसमें इसी बात की चर्चा की गई है, इसमें पूरा इसी बात की चर्चा की गई है। इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाता है, लोग गांव से शहर में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ है पारिवारिक जीवन शैली क्यों उभरता है, मतलब अब लोग, इसमें यही बात की गई है कि लोग अब शहरों में नॉर्मली आपने देखा होगा, क्या इसमें पूरा पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के पारिवारिक जीवन के उदाहरण। शहरी क्षेत्रों में परिवार के पुरुष और महिला दोनों रोजगार के लिए प्राय घर से बाहर निकलते हैं, रोजगार दोनों करते हैं। कुछ परिवारों में पति के माता पिता बहू के बच्चों के साथ रहते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, जबकि कुछ अन्य परिवारों में पत्नी के परिवार के सदस्य अपनी पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। ऐसे ही बात की गई है, नॉर्मली देखा होगा दोनों रोजगार करते हैं, फिर बच्चे संभालने के लिए या तो पति के घर की आ जाती हैं या फिर पत्नी के घर के सदस्य आ जाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद कहीं कहीं जहाँ पति पत्नी दोनों कमाई के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है हो, बच्चों को संभालने की सुविधाएं ना हो
या कम हो तो बच्चों की देखभाल और गृहस्थी को ठीक चलाने के लिए एक निकट संबंधी की जरूरत महसूस होती है। कुछ नौकरी पेशा पति पत्नी या मूल नाभिक परिवार में ही रहना अधिक पसंद करते हैं, और कुछ पति पत्नी ऐसे हैं जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक की ज़रूरत से वो बचना, मतलब रोक टोक नहीं चाहते हैं और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का प्रतिरोध करते हैं, मतलब उन्हें पसंद नहीं होता है। ये अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए रसोइयाँ या नौकरानी या बच्चों की देखभाल की जगह व्यावसायिक मदद ही लेते हैं। ये इसमें इसी बात की गई है। पहले माता पिता बुढ़ापे में अपने सबसे बड़े बेटे या सबसे छोटे बेटे के पास या दूसरे लड़कों के पास रहना पसंद करते थे। अब उन्होंने भी अपने पारिवारिक जीवन की नई, मतलब इसमें यही बात की गई है कि जो पहले ऐसे रहते थे अपने बड़ों बच्चों पे, छोटे बच्चों पे माँ बाप निर्भर थे, अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो पैसे जो उनके थे, अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए इकट्ठे करने लग गए हैं बुढ़ापे के लिए। अपने जीवन साथी के लिए पहले से ही आर्थिक व्यवस्था करने लगी है। देखो इसमें पहले से ही आर्थिक व्यवस्था करने के लग गए हैं। आज एक ही शहर में माता पिता और विवाहित बेटे अलग अलग रहते पाए जाते हैं। अब भारतीय जीवन में एक प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगी कि बेटियां भी अपने माता पिता को बुढ़ापे में देखभाल करने लगी हैं। अब यह संभव नहीं है कि बेटियों की गृहस्थी के चलाने के लिए एक विधवा माँ या माता पिता विवाहित बेटे के साथ रहें। मतलब इसमें यही बात की गई है कि अब बेटियां भी अपने माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाते तो उनके लिए नौकरानी रख देती हैं, लेकिन वो भी अब अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से उनकी देखभाल करती हैं। आज शहरों के कई मूल परिवारों में नातेदारी को मान्यता तथा स्वीकृति मिल गई है, अर्थात पति पत्नी दोनों पक्षों के नाते रिश्तों को बराबर का महत्व दिया जाने लगा है। इसमें इसी बात को हमने पढ़ा कि पारिवारिक जीवन पहले से अब बदल चुका है। पारिवारिक जीवन पहले से बदल चुका है। तो ये चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आगे हम इसका आंसर आगे हम पढ़ेंगे विवाह और उसके बदलते विन्यास।